देखो भैया, कल क्या सीबीआई वाला पढ़ लिया था कि जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट कैसे स्पेसिफिक कंसेंट, अरे याद है कुछ? सीबीआई सीबीआई क्या होता है, जब एस्टैब्लिश हुई है 1946 में एस्टैब्लिश हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, याद है ये सब, है ना? उसके बाद देखो नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है हमें कुछ आइडिया बेसिक आइडिया? देखो अभी तक क्या होता है, 5th से लेके 8th तक के बच्चों को फेल नहीं करते, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक। राइट टू एजुकेशन में जो आता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो देते हैं। राइट टू एजुकेशन पता है क्या होता है? फंडामेंटल राइट है। कौन सा आर्टिकल का? आर्टिकल 21 सब क्लोज है ना? तो वही था ये, मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी बेसिकली और कुछ अलग से लिखा है इसमें कि राइट टू, मतलब जो 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आप फेल नहीं करते थे चाहे भले कुछ भी हो, अब उसको स्क्रैप कर दिया है। क्यों स्क्रैप कर दिया? देखो बेसिकली नो डिटेंशन पॉलिसी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या होता था पहले, अगर कोई बच्चा किसी स्टैंडर्ड में फेल हो जाता था तो उसको ऐसा स्टिग्मा ट्रीट करने लग जाते थे, मतलब कि ये तो फेल हो गया है, छठी फेल हो गया है, ये सब उसको फिर टीज करने लग जाते थे। वो फेलियर के टैग से बचने के लिए वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर देता था। तो वो एक डर बैठ जाता था स्टूडेंट्स के मन में कि भाई हम फेल हो गए, अब हमको स्कूल छोड़ देना चाहिए, कि हम सीरीजली अपनी सेवन भी पास नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के थ्रू नो डिटेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को डिटेन नहीं किया जाता था, मतलब फेल नहीं किया जाता था। अब उसको स्क्रैप कर दिया है। स्क्रैप क्यों कर दिया है? उसके क्योंकि उस पॉलिसी के रिपरकशन में क्या होने लगा था कि 8th तक बच्चा पहुंच गया है और उसको रीड करना, मैथमेटिक्स के सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब चीज़ें नहीं बन रही। तो उससे क्या हुआ कि एक तो भले ही लिटरेसी रेट हमारा इंक्रीज होता जा रहा हो, लेकिन जो अनएजुकेटेड बट लिटरल पर्सन, अनस्किल्ड बट एजुकेटेड पर्सन का एक अलग क्लास क्रिएट होता जा रहा था। तो उससे बचने के लिए ताकि अब मतलब ताकि आपका 5th और 8th को जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम्स के बाद उनको डिटेन, मतलब अगर कोई फेल हो जाएगा तो उसको डिटेन किया जाएगा, पर स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। पहले ऐसा रूल था कि भाई 2 साल लगातार अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है 1 स्टैंडर्ड में तो उसे निकाल दिया जाता है, तो उसको एक्सपेल नहीं किया जाएगा पर उसको डिटेन किया जाएगा 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, ठीक है? तो और उसके बाद उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी, रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे 2 मंथ्स के अंदर, उसके दोबारा एग्जाम करवाए जाएंगे और दोबारा एग्जाम करवाने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो अच्छी बात है, तो उसको उसी स्टैंडर्ड में रिपीट करना पड़ेगा। तो ये आपका नो डिटेंशन पॉलिसी का। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होता है और क्यों स्क्रैप किया है, ये सब चीज़ें बहुत रेयरली पूछ रही है। पूछा क्या जाएगा आपसे? एक तो राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कब आया है राइट टू एजुकेशन, कब इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है ना? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ है? अभी क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है ना? ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया है? 2009 में पास हुआ था राइट टू एजुकेशन, जो कंपलसरी ड्यूटी इम्पोज करता है किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे, कि ये उनकी ड्यूटी है कि एलिमेंट्री बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के एज वाले बच्चों को उनको कंपलसरीली प्रोवाइड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। इसलिए राइट टू एजुकेशन की अंडर में मिड डे मील स्कीम सुनी होगी, जो फ्री में फूड लंच की जो व्यवस्था होती है स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो मिड डे मील स्कीम इसके थ्रू आई है। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आई है। तो देखो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 से, ठीक है? तो उसमें भी यही बोला है कि भाई 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। अब मतलब बेसिकली 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है? अब एजुकेशन आपका कौन सी, मतलब देखो 3
लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। उन तीनों के जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उसमें जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं, है ना। तो ऐसे ही सेम देखो, पहले आपका एजुकेशन आता था, स्टेट लिस्ट में आता था एजुकेशन का पूरा लॉ फ्रेमिंग करना कि एक पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बना सकती है। ये हमको पता होना चाहिए। फिर अभी रिसेंटली आपका जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कब आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? नई वाली जो रिसेंट वाली एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है नई एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो देखो, जैसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आपकी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे आई थी, ऐसे ही अभी एक कमीशन फॉर्म हुआ था, के कस्तूरी रंगन कमीशन। कस्तूरी रंगन कमीशन फॉर्म हुआ था, उसकी रिकमेंडेशन पे नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनी थी उसको इम्प्लीमेंट करने का बाद इम्प्लीमेंटेशन उसका चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो जाती है। कि कस्तूरी रंगन की क्वेश्चन आ सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस कमीशन के रिकमेंडेशन ये कोठारी कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोठारी कमीशन किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे हमने पढ़ा था कल की सीबीआई किससे रिलेटेड है, जो सीबीसी स्टैब्लिश हुआ उसमें कमीशन था, कौन सा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1963-64 में, याद करो। संथानम कमीशन था क्या? ये संथानम कमीशन था जो सीबीआई और सीबीसी को स्टैब्लिश करता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी से हमारा लिटरेसी रेट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन अनस्किल्ड लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ। मतलब बहुत बेहतर लोग एजुकेटेड हो गए, 8th पास हो गए, लेकिन उससे क्या हुआ कि अनस्किल्ड लोग, मतलब अनस्किल्ड बच्चे एजुकेशन सिस्टम में आ गए कि अगर जब पता ही होगा तो नहीं सकता हमें किसी बच्चे को पढ़ेगा, है ना। मतलब 2+2 तक नहीं बता पाते, 8th पास हो गया अलग हो गई, इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी स्क्रैप किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो रीड करना जल्दी से, तो कुछ डाउट है तो बताइए। आपकी सेवा में थोड़ा जल्दी भाई आगे बढ़ना है, तुम लोगों का पीछे चल रहा है। तो ये क्वालिटी वाला पूरा खत्म हो गया, क्वालिटी वाला सेक्शन है इसका जनवरी का खत्म हो गया। देखो क्या क्या याद रखना है इसमें, सिंपल सी चीज़ें। नो डिटेंशन पॉलिसी कौन कौन सी क्लास से रिलेटेड है, तो 8th क्लास तक किसी को डिटेन नहीं करना है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ? 2009 में पास हुआ। उसके बाद राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल में? 21 सब क्लोज है, इस अमेंडमेंट के थ्रू आया है 86 अमेंडमेंट 2002, है ना। उसके बाद अभी जो रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी की बार बार न्यूज़ में आती है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है उसके रिकमेंडेशन लिस्ट दी थी, तो के कस्तूरी रंगन कमीशन ने ये कमेटी की चीज़ हमको पता होना चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी से रिलेटेड, नो डिटेंशन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2009 में RTE एक्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हुई थी नो डिटेंशन पॉलिसी, है ना। RTE एक्ट होता है, RTI वो क्या होता है? है ना। आगे बढ़े, रीड करो जल्दी यार, ऐसे ही क्या हुआ?
ठीक है, तो देखो मास पता है क्या है, कब हुआ है, क्या हुआ है, क्यों होता है, कहाँ होता है। नासिक 4 जगह महाकुंभ होता है, ठीक है, हर 12 साल में होता है। तो इस बार के कुंभ में क्या अलग था, बहुत सारी चीज़ें अलग थी। पहली बात तो पहले हमको रिलीजियस बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि महाकुंभ क्यों होता है, क्यों होता है, संगम होता है, संगम होता है। किस रिवर का संगम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती। जो विजिबल फॉर्म में है वो गंगा और यमुना, और जो इनविजिबल फॉर्म में है सरस्वती। इन तीनों का संगम जिस पॉइंट पे होता है उसे क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ठीक है, तो हर 12 साल में होता है कुंभ, ठीक है। अब देखो इस बार क्या हुआ, बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे अब रोटेशन होता है। 4 साल में 6 4 144 साल का हुआ है। ये वो अलग धार्मिक रिलीजियस रीजन है, वो बाद में देखेंगे। तो क्यों सेलिब्रेट होते, देखो ऐसा माना जाता है कि भैया जब समुद्र मंथन सुना है क्या होता है, देवता और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, दानव मतलब राक्षस और देवता मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जब गुड और इविल के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तब ऐसा माना जाता है कि जब अमृत निकला वहाँ से समुद्र मंथन के थ्रू, तो एक देवता जो लेके उसको निकले थे, धन्वंतरी जी लेके निकले थे समुद्र से अमृत। तो हुआ क्या था, बेसिकली उसके लिए देवता और राक्षसों में लड़ाई होने लगी कि हम पहले लेंगे, हम पहले लेंगे, है ना। तो उस वजह से वो बहुत सारा ढल गया था, नीचे गिर गई थी उसकी कुछ भूमि। तो जो जहाँ 4 जगह गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, वो 4 जगहों को फिर रिवर साइड्स के थ्रू, क्योंकि अब प्रयागराज में गंगा है, चारों बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी होली रिवर्स है उनके कंफ्लुएंस में बैंक्स में है। जैसे उज्जैन के रिवर में गंगा, उज्जैन में कहाँ जाएंगे, उज्जैन किस रिवर के बैंक पर, तो तुम एमपी के हो, एमपी के हो, भैया शिप्रा कहाँ है फिर, नासिक कौन सी रिवर पे, गोदावरी पे, हरिद्वार आपका गंगा पे, और आपका प्रयागराज तीनों के कंफ्लुएंस पे है ना, गंगा यमुना और सरस्वती। ये पता होना चाहिए। फिर देखो अब ये तो हो गया रिलीजियस रीजन, इसमें हिस्टोरिकली रीजन्स क्या माने जाते हैं, इसमें हिस्ट्री में ये माना जाता है कि 8th और 9th सेंचुरी में, मतलब एक किंग थे हर्षवर्धन करके, उनके टाइम से उनकी कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज, यूपी में कन्नौज करके अपनी सिटी, वो कन्नौज उनकी हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी। वो पूरे नॉर्थ इंडिया, मतलब आपका यहाँ तक पुरानी तक नहीं मान के चल सकते हो आप, उनका पूरा रूल था, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी उनकी, अशोका के बाद सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने रिलीजियस गैदरिंग्स की थी गंगा के किनारे, तो वो एक ट्रेडिशन बन गया था अच्छे कि भाई हर 6 महीने 12 महीने में रिलीजियस गैदरिंग्स होती थी। और वो जब आते थे वहाँ पर हर्षवर्धन, तो वहाँ पर अपना जितना उनका कमाया हुआ खजाना और रेवेन्यू होता था सब गरीब जनता में बांट के चले जाते थे। तो उस वजह से लोग आना चालू हुए। दूसरा रीजन फिर मतलब उस टाइम में इतना कंटिन्यूस लेवल पे नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। बट हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि आदिकाल से चला है, मतलब बहुत पुरानी टाइम से चला है। लेकिन जो अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है वो सबसे हर्षवर्धन के टाइम से,
क्या हुआ 10th सेंचुरी में जब आदि शंकराचार्य जी आए तो उनके टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उनके टाइम पे क्या होता था, उन्होंने पूरे इंडिया में इंडिया के रिलीजियस नॉलेज को 4 पीढ़ीज में डिवाइड कर दिया था। 4 शंकराचार्य होते हैं हमारे, कहाँ कहाँ पे होते हैं 4 शंकराचार्य? देखो 4 शंकराचार्य होते हैं, एक सबसे पहले जोशी मठ में होते हैं, जोशी मठ में शंकराचार्य होते हैं। उसके बाद ईस्ट के शंकराचार्य हमारे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में होते हैं, ठीक है। इधर आपका वेस्ट में आपका द्वारिका में होते हैं, द्वारिका पीठ बोला जाता है, और साउथ में कर्नाटका के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य होते हैं। तो ऐसे 4 शंकराचार्य होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उनमें एरिया डिवाइडेड है, जो पूरा रिलीजियस गैदरिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुज़म एक तरह से बहुत सारे सोशल इवेंट्स से जुड़ते थे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वर्णा डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हिंदुज़म एक तरह से डिक्लाइन में जा रहा था। कुछ आदि शंकराचार्य को जैसे माना जाता है कि वो 10th इंकार्नेशन थे लॉर्ड विष्णु का 10th इंकार्नेशन। तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, केरला में उनका बहुत हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय में आके उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था। तो उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 धाम की स्थापना की, जहाँ पे अब 4 शंकराचार्य हैं। वो 4 धाम लगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये 4 धाम अलग है। तो उस टाइम पर उनका बेसिक पर्पस एक पर्टिकुलर जगह पे आएंगे लोग और रिलीजियस गैदरिंग्स करेंगे, ताकि रिलीजियस यूनिटी रहेगी। तो उनके टाइम तक इस्लामी इन्वेजन होने लगे थे इंडिया में, जैसे वेस्ट से अरब वर्ल्ड से बहुत सारे इन्वेजन होने लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम आ चुका था, मोहम्मद वली आने वाला था, वो आगे के लूट के ले जाने का इंडिया अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। इस वजह से उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको भैया इंडिया को यूनाइटेड रखना है, क्योंकि कल्चर तो एक ही है पूरे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस वजह से उनका ऑब्जेक्टिव बेसिक ये था कि हमको इंडिया को यूनाइट रखना है। इस वजह से उन्होंने ये अलग अलग रिलीजियस गैदरिंग्स स्टार्ट की थी। और हर 12 साल में 4 साल में उनकी रोटेशनल पीरियड में 4 साल में कहीं ना कहीं हुआ रहता है मैच। तो इस वजह से वो सब मिलते थे, फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते थे। अगर कोई सोशल इविल आ गया है, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तो वो फिर अपने तरीके से मतलब अपने सजेशन के लिए सोसाइटी में ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर देखो इसमें जो मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं हमारे, उनको 13 अखाड़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने सुना होगा निर्मोही अखाड़ा, सुना जी, ऐसे 13 अखाड़े होते हैं। नाम याद नहीं रखना है, 13 अखाड़ों में अलग अलग सेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। जो साधुओं के अखाड़े होते हैं, जैसे सबसे पहले कहीं पे भी होता है तो 5 शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान मतलब जो एक पर्टिकुलर डे के दिन जो बड़ा स्नान होता है, जिसमें बाबा को सताते हैं, तो उसमें सबसे पहला सबसे 13 अखाड़े सबसे पहले नहाते, फिर बाकी जनरल पब्लिक के लिए बदल जाते हैं, है ना। तो ये 13 अखाड़े होते हैं। उसमें चौथा अखाड़ा को 2019 में जोड़ दिया, किन्नर अखाड़ा जो हमने बड़ा बैठ जाएगा तो 2019 में किन्नर अखाड़ा उसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले बात कौन करता है, नागा साधु को बताइए, है ना, नागा बाबा। तो वो नागा साधु उसमें बात करते हैं सबसे पहले, ताकि वो अलग कहानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो और हर अखाड़े के हेड को क्या बोला जाता है, आपका महामंडलेश्वर बोला जाता है। जैसे अब दिशानंद जी का नाम आपने सुना होगा, महामंडलेश्वर है वो, ठीक है, हर 12 साल में होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है। एक और चीज़ हमको ये याद रखना है कि कुंभ को यूनेस्को ने वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया है 2017, क्योंकि इसी साल को हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये तो सबने पढ़ा होगा कि कुंभ में क्या हुआ, किसने क्या किया, कौन सा अखाड़ा कहाँ पे, है ना, पर ये फैक्ट आपको पता नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा फंडिंग याद करना, फोकस करना है कि भैया ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2017 में डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद देखो ये 13 अखाड़ों में से 5 सेमाइट्स के अखाड़े होते हैं, 2 वैष्णव, फिर 5 वैष्णवाइट्स के होते हैं, 3 बैरागीज के अखाड़े होते हैं। वो अलग अलग सेक्ट्स ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं हिंदुइज्म में, वो सारी चीज़ें। एक बार जल्दी से रीड कर लो तो आगे बढ़े। ये क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें? किन्नर अखाड़ा याद रखना 2019 में ऐड हुआ है,
वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है इसको, है ना। तो सेक्टर अखाड़ा भी बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहा था, कोई वहाँ के जो कोई एक्ट्रेस को उसका मेंबर या महामंडलेश्वर बना दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर क्या एक और चीज़ याद रखना है हमको, ये AI वाला ये जो इनिशिएटिव था, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो सबसे पहले पेज पे दिया है शाह AI या चैटबॉट जो लॉन्च किया था हमारे गवर्नमेंट ने, उससे रिलेटेड बजट अगर कितने लोग आए ये सब याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है जो लोग बैठ मैंने बताया है ना। ठीक है, किया नहीं सब लोग टैब लेके क्यों नहीं आते? टैब लेके क्यों नहीं आते? टैब टैबलेट लेके क्यों नहीं आए हो ये? ठीक है, देखो भैया रिपब्लिक डे कौन सा रिपब्लिक डे था हमारा, तो पूछना है इसमें पूछो 76 है ना। क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन लागू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट हुआ था। अगर लीगल लैंग्वेज में बोलोगे तो इनेक्ट हुआ था उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो फिर एडॉप्ट कब हुआ था भैया कॉन्स्टिट्यूशन? 1 साल पहले कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, इनेक्ट हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था किस दिन, उसका रीज़न यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हुआ था। हाँ बोलो को पहली हुई वो रखी गई थी। देखो क्या हुआ था, 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने और बोला था कि अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ना हम ब्रिटिशर्स के अंडर में रहेंगे, अब हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमको पूर्ण स्वराज दिया जाए। पूर्ण स्वराज मतलब हमारा अपना पूरी तरह से रूल हो, हम किसी को ना नॉमिनल हेड मानेंगे ना परमानेंट हेड मानेंगे। तो उस दिन उन्होंने 1929 में ये डिक्लेरेशन की थी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था कांग्रेस ने। इस वजह से पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। क्यों? और देखो अब रिपब्लिक कब बनता है कोई भी नेशन, जैसे इंडिया ने जब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था तब तक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर दिया, तो इंडिया एक रिपब्लिक बन गया, जिसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसे रिपब्लिक बोला जाता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने इनेक्ट किया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ था। यहाँ पे जो लाहौर में सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि एक बार यूपीएससी के
आ गया तो इस बार इसलिए बहुत बार पूछ लिया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस तो पता ही होगा 15 जनवरी को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इस वजह से भैया आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। रिपब्लिक डे पे क्या होता है, परेड होती है, झांकियाँ निकलती हैं हर स्टेट की अलग अलग, कैवलरी बोलते हैं उनको। उसके बाद कैवलरी ठीक है। तो भैया ये वाला जो रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। बोलो 5 बार प्रबोवो सुबियांतो प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया कहाँ पे है, कौन से रीजन में आता है वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है भाई कि इंडोनेशियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये भी हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस ने इंडियन रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में क्या बोला है, विकसित भारत 2047 पे एम्फेसिस किया है। विकसित भारत 2047 क्या है, इंडिया की देखो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का टारगेट सेट किया है करंट गवर्नमेंट ने कि बाय 2047 जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तब तक हमको अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कर्तव्य पथ। क्या होता है कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ का पहले नाम था राजपथ। राजपथ तो सुना होगा, लेकिन राजपथ एक तरह से राजाओं का पथ, मतलब राजाओं का रास्ता ये डिनोट करता था। राजा तो मनना ही होते हैं, तो इंडिया डेमोक्रेसी में जो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं तभी डेमोक्रेसी एक तरह से सक्सेसफुल हो पाती है। इसलिए उसका 2022 में नाम चेंज करके राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया गया है ना। कौन कौन से 2 प्लेसेस के बीच में कर्तव्य पथ, तो इंडिया गेट और प्रेसिडेंट का जो हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है, उन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसे कर्तव्य पथ बोला जाता है। लिख लो ये जल्दी, फिर आगे करें। तो देखो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग थीम्स पे अपनी किसमें किसने बोला सर पूछ के आना है। एक जन कितने लोग हैं, कितने बच्चे, बैठ जाओ यार।